This is can be divided into different categories. जैसे एक बिजनेस होता है सोल ट्रेडर का, जिसमें सिंगल पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. दूसरा होता है पार्टनरशिप. थर्ड होता है कंपनी अकाउंट. कंपनी में हम लोग, कंपनी की भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज. हमारा फोकस होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे. पब्लिक लिमिटेड कंपनी टेक्निकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन आए या प्राइवेट लिमिटेड का, एक ही बात होती है, लेकिन हम लोग करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें 100% सारा कुछ कवर हो जाता है. जी, कैन यू ऑल हियर मी? और स्क्रीन मुझे बताएं शेयर हो रही? मैंने टॉपिक का नाम लिखा. यस सर. यस सर. ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं? जितने आपकी कंपनीज हैं, जैसे नेस्ले और मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी, जिनके शेयर्स अवेलेबल है मार्केट्स में. शेयर्स अवेलेबल होने का मतलब ये है कि अगर आप में से कोई भी चाहे उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना, तो आप जाओ मार्केट और जाकर उस कंपनी के शेयर खरीद लो. शेयर खरीदने का मतलब है, जैसे आप में से कोई स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अ पर्सन नेम्ड नुमान या सुहेब या कोई चाहता है कि मैंने जाके ना जनाब जाके नेस्ले कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, यानी कि नेस्ले कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने, तो नुमान जाते हैं और जाकर लेट्स सपोज $10,000 के नुमान ने शेयर्स खरीद लिए. इसी तरह माहीन है, माहीन कहते हैं जी मैंने शेयर्स खरीदने हैं नेस्ले कंपनी के $5,000 के. इस तरह एनी पर्सन सिटिंग इन चाइना और इंडिया और मलेशिया, जहाँ जहाँ पर इस नेस्ले कंपनी के ऑफिसेज या ये कंपनी ऑपरेशनल है, वहाँ वहाँ के लोग भी, चाइनीज भी, मलेशियन भी, जर्मनी में हो या जापान में, एवरीबडी इन द वर्ल्ड जहाँ पर ये बिजनेसेस, ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग इन कंपनीज में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, इन कंपनी की ओनरशिप ले सकते हैं, इन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो इनके ओनर्स कौन हुए? जो पब्लिक, जो लोग, जो दुनिया इन कंपनीज में हिस्सा डालती है, इन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इस कंपनी में अपना शेयर डालती है, यानी कि इस कंपनी का शेयर खरीदती है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका शेयर $1 का है. चल लेट मी चेंज द प्राइस नाउ. $1 के बजाय कंपनी का शेयर $2 का है. मेरे पास कुछ पैसे सेविंग में पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उस कंपनी के मैं 25,000 शेयर्स परचेज कर लूँ. अगर एक शेयर $2 का है तो 25,000 शेयर्स खरीदूंगा. 25,000 into 2 दे विल कॉस्ट में $50,000. so मैंने किसी कंपनी के 50,000 शेयर्स खरीद लिए. इसलिए इसी तरह एनीबडी इन द इन द कंट्री, कोई भी किसी भी मुल्क में जहाँ जहाँ ये कंपनीज ऑपरेट करती है, वहाँ के शेयर, वहाँ की पब्लिक में उनके शेयर्स खरीद सकती है. अगर मैंने या माहीन आपने या सोएब ने या नुमान ने या किसी ने, नवीद ने, किसी ने आप लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, तो हम सब लोग बन जाते हैं शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे, यानी कि जिन्होंने कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट किए. अब बात आती है, लोग कंपनीज में शेयर इन्वेस्ट करते को, इन रिटर्न कंपनीज इन लोगों को देगी उसके बदले में प्रॉफिट में हिस्सा. दैट विल बी कॉल्ड डिविडेंड. मैं राइटिंग दोबारा नीट करके दोबारा लिख देता हूँ. दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. DIVIDEND. So what is dividend? Dividend is मैं साथ साथ definition से लिखते हैं कि dividend is a return given by the company to its shareholders. कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती है. क्यों? अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट. क्योंकि उन लोगों ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले, अगेंस्ट का मतलब यहाँ बदला, उनके बदले में उन्हें रिटर्न देती है. और शेयर होल्डर्स जो होते हैं, पब्लिक जो होती है, वो डिविडेंड रिसीव करते हैं. सो इशूइंग शेयर्स की डेफिनेशन लिखो. शेयर इज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय द कंपनी. कंपनी इशू करती है पब्लिक को ये डॉक्यूमेंट, और लोग ये शेयर खरीद के कंपनी पैसे इन्वेस्ट करते हैं. तो शेयर इज अ डॉक्यूमेंट issued by the company to raise capital from आम लोगों से, from general public. ब्रॉडली स्पीकिंग शेयर्स की दो टाइप्स होती हैं. वैसे तो इनकी फर्दर भी टाइप्स और भी होती हैं, लेकिन दो टाइप्स मेन है. प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरी ऑर्डिनरी शेयर्स. ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी शेयर्स.
अब अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहो तो आप उनके एक्सचेंज के स्टॉक एक्सचेंज जिसे बोलते हैं उसके स्टॉक्स जहाँ अवेलेबल होते हैं शेयर्स अवेलेबल होते हैं उनके ऑफिसर है जो आप कहें जी मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो कहेंगे जी हमारे पास 2 किस्म के शेयर्स अवेलेबल हैं हर कंपनी यही कहेगी कि एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स जैसे आप शॉप पे चले जाओ मोबाइल खरीदने के लिए तो आप कहते हैं मैंने मोबाइल खरीदना है तो वो शॉपकीपर कहेगा जी सर मैडम सैमसंग भी है रेडमी नोट है फलां है इसके ये फीचर्स हैं इसकी बैटरी अच्छी है इसकी स्क्रीन प्रोटेक्टर अच्छा है इसकी फलां चीज़ अच्छी है वगैरह 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 आप कौन सा लेंगे या लेंगे इसी तरह शेयर्स की 2 टाइप्स है तो आपको दोनों के फीचर्स पता होने चाहिए तो उसके या वो स्टॉक एक्सचेंज वाले बता देंगे तो आप अपनी मर्जी से जो फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छे लगे आप वो खरीद लोगे कुछ लोग प्रेफरेंस शेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो खरीदना चाहते हैं और कुछ लोगों को ऑर्डिनरी शेयर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो लोग खरीद लेते हैं इन दोनों के फीचर्स मैं आपको बताता हूँ तो आपको दी आपके देखना डिसीजन माइंड बनेगा कि अगर आप खरीदना चाहो कल को अब तो आप कौन से वाले शेयर्स खरीदेंगे नंबर 1 ये जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इनके ऊपर परसेंटेज जो मिलना होता है ना हर साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रेट वो गिवन होता है जैसे कि 5% डिविडेंड 6% 7% वोट एवर द डिविडेंड रेट होगा वो इन लोगों को इनके ऊपर स्टेटेड फिक्स्ड होता है कि अगर जो लोग ये शेयर्स खरीदेंगे उन्हें पता है यार हमें हर साल इतने परसेंट डिविडेंड मिलेगा जी मैं फिर से पूछ रहा हूँ क्या आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज आ रही क्लियरली यस सर Yes, yes. यस सर थैंक यू स्टूडेंट्स अब जो है ऑर्डिनरी शेयर जो है होते हैं वो देयर रेट ऑफ डिविडेंड वेरीज वेरी का मतलब है चेंज होता रहता है कभी इनको ज्यादा डिविडेंड मिल जाता है कभी इनको कम परसेंटेज मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी जिन सालों में कंपनी ज्यादा हाई प्रॉफिट कमाते हैं ज्यादा बेहतर प्रॉफिट कमाते हैं या कैश अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है उनके पास कैश और बैंक में लिक्विड एसेट्स अवेलेबल होते हैं वैसे अपने शेयर होल्डर्स को देने के लिए तो ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं और जब प्रॉफिट या कैश अवेलेबिलिटी कम होती है तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बेचारों को कम प्रॉफिट मिलता है कम डिविडेंड मिलता है यानी कि और कभी कभार तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता है सो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई ना कोई डिविडेंड जिस भी कंपनी का शेयर खरीद दो उसके ऊपर डिविडेंड रेट में लिखा होगा 5 6 4% 7 जो भी कि हर साल उन्हें इतना डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है आगे चलते हैं पॉइंट नंबर इनके फीचर्स हैं तो फिर लोग अपनी मर्जी से जो जिसको ज्यादा अपील करता है वो वाला शेयर खरीद लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स दे गेट दीज पीपल ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है दे गेट डिविडेंड्स बिफोर ऑर्डिनरी शेयर्स या इन अदर वर्ड्स में सेंटेंस यूं भी लिख सकता था दे आर पेड डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी ने पहले डिविडेंड देती है चलिए मैं सेंटेंस चेंज नहीं कर देता हूँ दे आर पेड डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर्स ये इनका नाम प्रेफरेंस पड़ा है कि इन्हें प्रेफरेंस दी जाती है पहले इन लोगों को डिविडेंड पे किया जाता है नेक्स्ट ऑर्डिनरी शेयर्स they are paid dividends after preference shares इन लोगों को बाद में डिविडेंड पे किया जाता है तो फिर असल रिस्क टेकर्स तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हुए कभी बेचारों को डिविडेंड मिलता है कभी नहीं मिलता कभी ज्यादा मिल जाता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जितना भी फिक्स्ड उनका देना होता है रेट 5 6 7% 8% को दे दिया जाता है उसके बाद डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के वो डिसाइड करते हैं भी जो मेन कंपनी चला रहे होते हैं रन कर रहे होते हैं जो डिसीजंस ले रहे होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भी अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है कभी कभार इनको बहुत ज्यादा हाई मिल जाता है डिविडेंड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट और कभी लो कभी बिल्कुल नहीं असल रिस्क टेकर्स फिर तो हुए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स
इसलिए ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो है ना, अब मैं पॉइंट नंबर 3 पहले ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का लिखता हूँ। इसलिए दीज पीपल आर कंसिडर्ड टू बी द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे आर कंसिडर्ड टू बी द ओनर्स। जबकि ये जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको तो भी हर साल बस अपने फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड से कंसर्न है, फिक्स्ड रेट दे दिया जाता है। जैसे कि इससे लोन ले लिया जाए और लोन के बदले बिजनेसेस हैव टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी तरह का स्टेटस इनका होता है कि दे आर कंसिडर्ड टू बी लाइक द लेंडर्स, कि हर साल इन्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट की तरह का डिविडेंड पे कर देना है। दे आर कंसिडर्ड टू बी the lenders of the business। अब रियल ओनर्स तो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इसलिए इनको एक राइट और इन्हें हक मिलता है एक और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता। वो क्या? सर दूसरा पॉइंट एक बार दोबारा बता देंगे प्लीज। कौन? सेकंड या थर्ड? सर सेकंड। सेकंड वाला। अच्छा, उसमें कहा गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उन्हें पहले डिविडेंड मिलता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बाद में दिया जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलता है और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बाद में। तो दे आर पेड डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर, यानी कि जितने परसेंट पे इन्हें देना होता है ना, वो फिक्स दे दिया जाता है, 5-7% जो भी। उसके बाद कंपनी देखती है यार इन लोगों को डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट, कितना कैश अवेलेबल है। ये देखिए समझो, डिविडेंड क्या होता है? कंपनीज जिन लोगों ने, जिन शेयर होल्डर्स ने, जिन पब्लिक ने कंपनी में शेयर डाला होता है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, शेयर खरीदे होते हैं, तो ऑब्वियसली दुनिया पब्लिक इसलिए शेयर्स खरीदती ताकि उनको उसके बदले में प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाए। तो कंपनी हर साल प्रॉफिट में से जो हिस्सा देती है ना शेयर होल्डर्स को, उसे कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इज एक्चुअली, शुक्रिया सर। ओके, ये देखना, ये ऊपर ना मैंने डेफिनेशन भी लिखी थी, अब मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। देखो ब्लैक पेन से जो सेंटर में करके आपको नजर आ रहा है, ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, डिविडेंड इज अ रिटर्न दैट इज गिवन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स अगेंस्ट देयर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, जितना भी फिक्स देना होता है, उसके बाद देखते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे ऑफ करना है। जी मैं कह रहा था कंपनी के डिसीजंस लेते हैं जी डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स कहाँ से टपकते हैं? हर साल शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है, जिन्हें कहते हैं, जिस मीटिंग को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। वहां पर शेयर होल्डर्स सारे इकट्ठे होते हैं और वहां पे वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है। जिस बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिन जिन लोगों को 8-10 लोग चुन लिए जाते हैं, दे बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। उनको राइट होता है कि वो कंपनी के फिर मेन डिसीजन लेते हैं, वो कंपनी को रन करते हैं। सो ये जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, चूंकि ये रियल रिस्क टेकर्स, इनको समझा जाता है, देयरफॉर दे हैव द राइट, इन्हें सिर्फ हक होता है वोट देने का, टू वोट एंड चूज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चूज द डायरेक्टर्स भी कह सकते हैं आप, कि पूरा का पूरा बोर्ड जो होता है, 10-12 लोग जो चुनने होते हैं, वो सिर्फ इन लोगों को हक होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे आर लाइक काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, सॉरी लेंडर्स, इन लोगों को कोई हक नहीं होता कि वो वोट दे सके। सो दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट। चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग। we'll move on to the financial statements. Let's start the first financial statement, जो कि है आपकी इनकम स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट चाहे सोल ट्रेडर की हो, चाहे पार्टनरशिप की हो, चाहे दुनिया के किसी बिजनेस की भी हो, मोस्टली वो इसी तरह बनाई जाती है एज यूजुअल। वो क्या, सबसे पहले रेवेन्यू लिखा जाता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है
आपके जो सर्विस बिजनेसेस होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, एसी सर्विस करने वाले वगैरह वगैरह, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होती। तो जितने भी वो कोई डॉक्टर है, जितना भी उसने पेशेंट्स को चेक करके जितनी फीस कमाई, जितना रेवेन्यू कमाया, वो उसकी इनकम है। रेवेन्यू में से वो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, दैट्स जो उनका प्रॉफिट आ जाता है। जबकि जो ट्रेडर्स होते हैं, जो गुड्स बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनकी इनकम स्टेटमेंट एज वही होगी, रेवेन्यू में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स उनका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। आई रिपीट, अगर कोई सर्विस बिजनेस है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स की फर्म्स हैं, तो कोई एकेडमी है, कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, इन लोगों की इनकम कहाँ से आती है? स्टूडेंट्स की फीस से, पेशेंट्स की फीस से, क्लाइंट्स की फीस से इनकम आ गई। तो वो अपनी इनकम में से सिंपल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं और उनकी इनकम स्टेटमेंट बन जाती है। लेकिन जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनके लिए क्या होता है? रेवेन्यू में से भी सब्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद हम ऐड करते हैं एज यूजुअल अदर इनकम, और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सपेंसेस। तो इनकम स्टेटमेंट की वैसे ही होगी जैसे आम सोल ट्रेडर की होती है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिंपल एज इट इज। हल्का सा फर्क आएगा, आप मैं बताने लगा हूँ। वो क्या, आपने अदर इनकम के बाद जब एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं ना, एक्चुअली स्टूडेंट्स एक्सपेंसेस की 3 कैटेगरीज होती हैं। अब मैं आपको वो लिख के देने लगा हूँ राइट साइड पे। आपको मैं एक बॉक्स सा बना के देता हूँ, उसमें लिख रहा हूँ ताकि वो बाकी चीजों के साथ मिक्स ना हो चीजें। एक्सपेंसेस की 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, होती हैं, सॉरी, 3 categories of expenses. Number 1, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कोई भी बिजनेस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसके एक्सपेंसेस अलग किए जाते हैं। और एक डिपार्टमेंट होता है गुड्स बेचने के लिए, जिसे सेल्स डिपार्टमेंट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कहते हैं। थर्ड एंड द लास्ट वन इज द फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट को, यानी कि अगर बिजनेस में लोन लिया हुआ है तो उसके बदले जो इंटरेस्ट पे करना है, वो दैट इज कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन्स के बदले, अगर बिजनेस ने किसी बैंक वगैरह से कहीं से लोन लिया हुआ है। और उसके अलावा डिबेंचर्स के बदले भी। अब डिबेंचर्स क्या चीज है, अब मैं ये पढ़ाने लगा हूँ डिबेंचर्स क्या होते हैं। लोन्स एंड डिबेंचर्स बोथ आर नॉन करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, ये लोन है, मैं कहता हूँ बिजनेस ने लोन लिया हुआ है और लोन की अमाउंट है, लेट्स सपोज $60,000। This loan is repayable in 2030। ये जो लोन लिया हुआ है बिजनेस ने लोन 2030 में वापस कर देना। तो ये जो लोन की अमाउंट है बिजनेस के लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। Business has to repay the liability after few years, maybe after 4 years। लेकिन ये जो 8% है, ये क्या चीज है? ये इंटरेस्ट रेट है। अगर बिजनेस ने कहीं से लोन लिया है तो बिजनेस इज बाउंड टू, हर साल बिजनेस लोन के बदले इंटरेस्ट यानी कि सूद देगी। कितना इंटरेस्ट रेट है? 8%। तो बनेगा कितना एनुअल एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल एक्सपेंस बनेगा कितना? Business has to pay annually 8% interest on the loan that the business has taken। अगर business ने 60,000 का लोन लिया हुआ है तो 6 8 48, it will make 4800। तो business हर साल business has to pay interest हर साल, और इंटरेस्ट बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंस। इस एक्सपेंस को कहते हैं, दिस इज अ फाइनेंशियल या फाइनेंस कॉस्ट। सो 800 आप 40, सॉरी 800 नहीं, 4800 इज योर एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो आपने चार्ज करना है, इनकम स्टेटमेंट में खर्चों में डाल देना है। जबकि 60,000 क्या है? 60,000 इज द नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में जाती है। ठीक है। जिस तरह कंपनी किसी बैंक से लोन ले सकती है, उसी तरह कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है लोगों से कर्जा लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो एज ए शेयर होल्डर्स सर? में। जी,
ये बताएं। सर वो जो आपने 60,000 लोन लिखा है वो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा, और जो एनुअल इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। डिबेंचर्स जैसे बैंक वालों से कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन कैन बी रेज फ्रॉम पब्लिक, कर्जा ले सकती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उन्होंने 10% सर्टिफिकेट्स रखे हुए, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स, और एक एक सर्टिफिकेट लेट्स सपोज $500 का एक सर्टिफिकेट है। अब कोई बंदा जाता है, वो कहता है जी मैंने कंपनी को कर्जा देना है, मुझे सर्टिफिकेट्स बस लेने हैं, तो वो जाता है अपनी कंपनी को लेट्स सपोज $30,000 के डिबेंचर्स उसने खरीद लिए, ये नहीं कि कंपनी को 30,000 दे के सर्टिफिकेट्स ले लिए। अब ये डिबेंचर्स एक्चुअली लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, यानी कि उस बंदे ने, उस पर्सन ने, आपने बिजनेस को लोन दे दिया। शेयर्स में और डिबेंचर्स में ये फर्क है, वंस यू बाय द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, आप हमेशा के लिए उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाओगे, और वो शेयर्स हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, हमेशा के लिए इन्वेस्टर्स होंगे। आप वो शेयर्स वापस नहीं करोगे कंपनी को, ना ही कंपनी आपसे अपने शेयर्स वापस मांगेगी। हाँ, अगर आप अपनी मर्जी से चाहो तो वो शेयर्स किसी और को, किसी दोस्त को बाहर स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ दिल चाहता है किसी और को बेच दो। लेकिन डिबेंचर्स एक कर्जा है, प्योर लोन है। कंपनी ने अगर फॉर एग्जाम्पल लोगों को $500 की वर्थ के $30,000 के डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो मैं ये इधर 500 इसका और सिंपल 30,000 रखता हूँ। अगर कंपनी ने लोगों को $30,000 के डिबेंचर्स इशू करके इतनी वैल्यू का लोन लोगों से ले लिया है, तो ऑब्वियसली कंपनी ने अगर कर्जा ले लिया तो कंपनी इनको वापस भी करेगी, तो इनकी भी कोई रीपेएबल डेट होगी बैंक लोन की तरह। सपोज ये कंपनी ने लोगों को वापस करने हैं 2031, आज से 5 साल बाद, तो कंपनी ने जिन पब्लिक से, जिन लोगों से ये कर्जा लिया है, यानी कि अगर आपने कंपनी को $30,000 दे दिया है, तो कंपनी आपको आपका $30,000 रिटर्न करेगी 2031 में, आज से 5 साल बाद। कुछ ना कुछ मेच्योरिटी डेट 4 साल, 5 साल, 2 साल उस पर लिखी होगी। लेकिन चूंकि कंपनी ने आपसे ये लोन ले लिया, तो कंपनी इज बाउंड टू पे यू इंटरेस्ट। हमेशा की तरह कंपनी आपको उसके बदले सूद देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। क्योंकि 30,000 है, इंटरेस्ट रेट देखो मैंने लिखा हुआ 10%, तो कंपनी इज बाउंड टू पे 10% इंटरेस्ट। पहले की तरह ये भी बन जाएगा 3,000, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये फाइनेंस कॉस्ट है, जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो मैं कह रहा था 3,000 will be paid every year. यस एवरी ईयर, क्योंकि हम पे कर्जा था ना। हाँ, आप बीइंग अकाउंटेंट, कंपनी का अकाउंटेंट बोल के सोचो, अगर हम किसी बैंक से कर्जा ले लें या किसी इंडिविजुअल से कर्जा ले लें, तो भी सिर्फ इंटरेस्ट 1 साल थोड़ी देना होता है। कंपनी इज बाउंड टू पे इंटरेस्ट एवरी ईयर, हर साल। 4,800 was also, what was that? 4800 भी इंटरेस्ट है। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ 60,000, और अगेंस्ट दैट यू हैव टू पे एनुअली 8%, मैंने एनुअल को वर्ड इसलिए साल, तो वो 4800 पे करना पड़ेगा हर साल। और डिबेंचर्स अगर अपने इशू करके पब्लिक से भी कर्जा ले ले 30,000, तो पब्लिक को भी हर साल आप 3,000 पे करेंगे। Could I make the answer clear? Yes. Could I answer your question? Thank you. चलो जी आगे चलते हैं, वापस चलते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में। जी हम यहाँ पर थे, तो मैं ये कह रहा था जी, एक्सक्यूज मी सुन, 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा। जी स्टूडेंट्स, मैं कह रहा था बस स्लाइट डिफरेंस है आपकी इनकम स्टेटमेंट में एक किसी सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप की और कंपनी अकाउंट की। आपने इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, रूटीन के एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, रेंट, जो आम रूटीन में माइनस कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछते हो कि सर नाम क्या लिखे, तो ये पढ़ने की जरूरत, मतलब नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं जैसे हम होते,
वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स, वो जो सारे एक्सपेंसेस हम इनकम से उठाते हैं वो सारे लिखते जाने हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देने एक्सेप्ट इंटरेस्ट, ये वाला एक्सपेंस नहीं डील करना। और ये जो रेंट वेजेस हम डाल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ यहाँ पे एक और एक्सपेंस ऐड करता हूँ मैं रेंट एक्सपेंसेस के अंदर, एडवर्टाइजमेंट, थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो एडवर्टाइजमेंट करना भला किन का काम होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का। मैंने आपको हाईलाइट किया ना कि एक डिपार्टमेंट होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि ट्रेड रिसीवर से पैसे वगैरह कलेक्ट करना। तो अगर कोई बंदा हमारे पैसे खा जाता है, बैड डेट हो जाता है, इरिकवरेबल डेट हो जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरह जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट करना होता है सेल्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी। खैर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें इसकी डिटेल आ जाएगी, अभी सिर्फ मैं इसका आइडिया दे रहा हूँ कि जब हम एक्सपेंसेस लिखेंगे ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, रेंट, तो बेसिकली हम लोग, मैं साइड पे जरा मेंशन कर देता हूँ, बेसिकली ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे जो लिखा है। एनीवे, ये रूटीन के एक्सपेंस, इन शॉर्ट ये जो हम करते होते हैं हमेशा इनकम स्टेटमेंट में, माइनस वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ वैल्यूज के साथ, इसको पूरा कर रहा हूँ। सपोज करें ग्रॉस, लुक एट द ग्रॉस प्रॉफिट्स। सब मैं ब्लू पेन यूज करने लगा हूँ, देखिएगा। सपोज the gross profit of the business was 97,000, other income of the business was 2,000, वो दोनों मिला के आपकी टोटल इनकम होगी थी 99,000। उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करने सारे एक्सपेंसेस, तो जितने एक्सपेंसेस है, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस वगैरह 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 वगैरह, सब एक्सपेंस का टोटल हम कर लेते हैं 31,000 कर लेते हैं। चलिए, ये अगर आप अपने टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट बच जाएगा कितना? भी 68,000 आई होप। अब हमने एक एक्सपेंस अभी माइनस नहीं किया, वो कौन सा? इंटरेस्ट। अब सपोज यहीं से एग्जांपल कंटिन्यू कर लेते हैं। कंपनी ने बैंक से भी लोन लिया हुआ है 60,000, जिसपे कंपनी हैज टू पे एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 4800। इसी तरह कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू करके उनसे भी कर्जा लिया हुआ है 30,000। तो कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट टू बैंक एंड टू डिबेंचर होल्डर्स एज वेल। 4800 देना है बैंक को और डिबेंचर होल्डर को 3000। ये दोनों कंपनी पे सूद है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, और हर साल हमेशा देना ही देना होता है हर हालत में। तो अभी हमने वो बस एक्सपेंसेस में नहीं डाला, तो वो एक्सपेंस माइनस किए बगैर जो आंसर आता है हम उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये टर्म आपने हमेशा हर हालत में याद रखनी है, हर हालत में आनी ही आनी है, हर हालत में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? अगर कोई फिर पूछे सर ये क्या है, भाई ये वो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कि हमने प्रॉफिट सारा कैलकुलेट किया, अभी सिर्फ एक एक्सपेंस माइनस नहीं किया, वो क्या है? इंटरेस्ट। इसको याद रखिएगा। कैसे आता है ये कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लिए हैं, सिर्फ एक एक्सपेंस माइनस नहीं किया, जिससे कहते हैं इंटरेस्ट। वो माइनस नहीं किया, उसे माइनस किए बगैर जो आंसर आता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, या उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर, सॉरी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। यू नीड टू रिमेम्बर दीज टर्म्स। अब आती है बारी, हमने कौन से एक्सपेंस माइनस नहीं किया, अब उसकी बारी है, वो कर लेते हैं माइनस। चल, लेट्स सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट, ये जिसे हम कहते हैं उसकी मेन कैटेगरी का नाम है फाइनेंस कॉस्ट। वी हैव टू पे 4800, हमने देना है जनाब, वो था किनका था? बैंक का, और 3000 था डिबेंचर्स के बदले। 4800 प्लस 3000, 7800। ये देख लें स्टूडेंट्स, मैंने जो कहा था ना, बैंक से लोन लिया 60,000, उसके बदले 4800, और पब्लिक से जो डिबेंचर्स इशू करके कर्जा लिया है वो 30,000। सो 4800 प्लस 3000 मेक 7800। सो इसमें 7800 माइनस किया, ये बचेगा 6,200. You need to remember the terms.
अब हमने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया हुआ है। या इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यू नीड टू रिमेम्बर द टर्म्स कि अभी इसमें से टैक्स माइनस करने वाला रहता है। इसमें मैं फिर एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ, कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स का मतलब है कि अभी हमने टैक्स देना है। नहीं जी, आप गवर्नमेंट आ जाते हैं, हर मुल्क की गवर्नमेंट आए थे, चलो जी कर दो सामने टैक्स दो। आपको पता है गवर्नमेंट ने पहुंच जाना, लाए जी टैक्स। तो गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स की परसेंटेज रखी होगी ना, 1, 2, 3%, जितना भी टैक्स की परसेंटेज होगी वो इस पे एप्लीकेबल होगी 60,200 पे। मैं रिपीट, ये जो 60,000 आया है इसे कहते हैं टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल इनकम। इस पे गवर्नमेंट के लाएँ जी टैक्स दे हमें। सपोज करते हैं इसका लिखा होगा 2%, तो आप 2% कैलकुलेट कर लीजिएगा, या सीधी सीधी कई दफ़ा अमाउंट लिखी होगी आप जनाब, इसमें से 4,000 टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करना, सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा होगा। तो यू गेट आंसर ऑफ 56,200 आप। इसे कहते हैं जी प्रॉफिट फॉर द ईयर, फाइनल प्रॉफिट। सर हमें टैक्स की अमाउंट गिवन होगी या परसेंटेज गिवन होगी? दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर अमाउंट गिवन होगी तो एज इट इज माइनस कर लीजिएगा। अगर लिखा होगा 2%, 1%, 3%, तो वो जो अमाउंट मैंने मेंशन की है टैक्सेबल अमाउंट, मैं उसको और क्लियर कर देता हूँ। उसको मैं येलो से ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वो परसेंटेज आपने इस पे चार्ज करते हुए इसका परसेंटेज ले लिया। क्लियर है कि दोबारा बताऊँ? नहीं सर क्लियर है। चलो ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये प्रॉफिट फॉर द, यहाँ पे आपकी इनकम स्टेटमेंट खत्म होगी। मैं रिकैप देने लगा हूँ इसका इनकम स्टेटमेंट का। आर यू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर सच टॉपिक? कंपनी अकाउंट की रेवेन्यू में से भी सब्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अदर इनकम ऐड करते हैं, उसमें से आपने माइनस करने सारे एक्सपेंसेस एज यूजुअल, वेजेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड्स और इरिकवरेबल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटलेट, जो आज तक आपने पढ़े हैं, जो एक्सपेंस होगा सिवाय इंटरेस्ट के। तो इन सब एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो आंसर आ जाता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। उसी को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। उसके बाद यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द फाइनेंस कॉस्ट, जो हमने माइनस नहीं की थी यानी कि इंटरेस्ट, वो माइनस करने। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आ जाता है उसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, या दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे हमने टैक्स पे करना होता है, यानी कि अभी इसमें से टैक्स माइनस करने वाला रहता है। तो गवर्नमेंट आर टपकती है, गवर्नमेंट कहती है लाएं जी टैक्स दें। अगर आपको सीधी सीधी क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होगी तो आप वो अमाउंट माइनस कर देंगे, वरना अगर परसेंटेज दी होगी तो वो जो मैंने 60,200 को हाईलाइट किया है ब्लू से, जिसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है और जो आंसर आएगा वो होगा टैक्स फॉर द ईयर, वो माइनस कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। यस यस सर क्लियर है। अब मैं लेने लगा हूँ अटेंडेंस, और इन साथ साथ इन द मीनवाइल आपको ये भी ज़रा आप, अच्छा मैंने मटेरियल लास्ट क्लास में शेयर किया था, डिड यू ऑल गेट इट? नहीं, हमारी तो ऑनलाइन क्लास पहली सॉरी हुई है, फर्स्ट क्लास हुई है। आज हमारी ऑनलाइन क्लास पहली है ना? यस सर। हाँ नहीं अभी नहीं है, ठीक है ठीक है। सर काइंडली ये शेयर कर देंगे नोट्स आप बाद में? अभी कर रहा हूँ, ये देखें जितना आपकी आपने कहा है तो हम अभी बताया, मैं अटेंडेंस बाद में दूंगा। जी सर। ये ले जी, ये दे जनाब अली, किधर गया? ये वेलकम, इट्स माय ड्यूटी। बड़ी खुशी होती है जब आप ऐसी बातें कहते हैं, इसका मतलब यू आर वरीड अबाउट स्टडीज। तो ये तो